बच्चे जो अपना जेई मेन का 9 सितंबर का शिफ्ट 2 का पेपर था, 9 सितंबर शिफ्ट 2, मतलब इवनिंग वाला जो पेपर है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। कंप्लीट 25 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग। तो बच्चों, हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स 101 एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट अनअकैडमी चैनल फिजिक्स 101। साथ ही साथ बच्चे न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा राजस्थान में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले एलन कैरियर इंस्टीट्यूट इससे पहले बच्चे मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में काम कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। और आपका आकाश दिल्ली में पढ़ा चुका है, बंसल क्लासेस कोटा में पढ़ा चुका हूँ। कैसे हैं बच्चे सभी लोग? और आप सब लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद बच्चे जब आप प्लस को सब्सक्राइब करते हैं, अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म को जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको वहाँ मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, जहाँ पे टू वे इंटरेक्शन रहता है। टू वे इंटरेक्शन रहता है, आप अपने डाउट बीच क्लास में डेली के डेली पूछ सकते हैं। इससे बच्चे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। टॉपिक अंडरस्टैंडिंग will be very good. So right now it is the best platform and the best way to learn on the, मतलब कोई भी जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बेस्ट वे है कि अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस देके अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क कर सकते हैं। ये देखते जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए और देखिए भैया जो पढ़ा है उससे क्या मेरे जेई में आने वाले क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स टॉपिक वाइज सेव रहते हैं। जब भी कोई भी टॉपिक रिवाइज हुआ करना है, 2 1 3 महीने बाद भूल गए, तो डायरेक्टली जाओ और देख लो, वहां से आपको टॉपिक मिल जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है जब बच्चे मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE यूज करते हैं, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आप किसी भी टीचर का कोई सा भी कोर्स पूरा का पूरा देख सकते हैं। और फ्री लाइव क्लासेस में के सेक्शन में जाके बच्चे डेली क्लासेस देख सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं डेली 9 PM पे। मेरी पर्टिकुलर क्लासेस देखनी है, वरना कभी भी अगर देखना है कि अनअकैडमी का पेड प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आके देख सकते हैं। फीस अगर मैं IIT जेई की फीस की बात करूँ तो 12 मंथ की फीस जो है वो 30,000 है एंड 24 मंथ की फीस जो है वो 36,000। 24 मंथ की जो फीस है वो 36,000 है। लेकिन यहीं पे अगर मेरा रेफरल कोड अमन लाइव, मेरे 2 रेफरल कोड हैं AMANLIVE या फिर ASLIVE यूज करते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वही 1 साल की फीस 27,000 पड़ेगी, अभी जस्ट शुरू करने वाला हूँ, और 2 साल की फीस आपको 32,400 पड़ेगी। एक बात और, 10th ऑफ सितंबर से फीस हाइक होने वाली है बहुत ज़्यादा, तो 10th बिफोर 10th ऑफ सितंबर ही आप लोग सब्सक्राइब कर लें, अगर आप 2021 एंड 2022 के लिए कुछ फोकस कर रहे हैं। बिकॉज जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट टीचर्स, वो अब अनअकैडमी पे ही अवेलेबल हैं और ऑनलाइन मोड से भी बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपना पेपर जो आया है। ठीक है, तो जो पेपर आया सबसे पहला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कि भाई रॉड इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी की बात अगर बच्चे मैं करूँ, डेल्टा टी की बात करूँ, तो बच्चे 10 माइनस 0, 10 डिग्री सेल्सियस का डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर आया। डेल्टा एल, लेंथ इज चेंज बाय, तो डेल्टा एल बाय एल आपको दे रखा है 0.02। ठीक है, वो डेल्टा एल बाय वो भी परसेंटेज में, किसमें बच्चे, परसेंटेज में जो दे रखा है 0.02%। फाइंड द चेंज इन मास डेंसिटी, तो बच्चे अगर मैं मास डेंसिटी की बात करूं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हीटिंग करने से मास तो कांस्टेंट है, जो चेंज आएगा वॉल्यूम में ही आएगा, तो डेल्टा रो बाय रो मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर रॉड है, कि अगर क्या कहते हैं लेंथ इतनी से चेंज हुई और मेरे को वॉल्यूम में चेंज चाहिए, तो ये 3 टाइम्स, ठीक है, डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा। 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा, तो 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा। डेल्टा एल तुम्हें 0.02 दे रखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 0.06। सिंपल सा सवाल है। रोटेशन जस्ट इट विल बी ऑन द यूट्यूब पे चाहिए, चेक करिए, आपको यूट्यूब पे रोटेशन का वीडियो मिल जाएगा सून, बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैंने रिकॉर्ड करके दे दिया है, मे बी वो जस्ट उनको करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही होगी, इस वजह से
रोटेशन का वीडियो आपको नहीं मिल पाया है, लेकिन मिल जाएगा 5-10 मिनट के अंदर। ठीक है, 5-10 मिनट के अंदर आप लोग क्या कहते हैं, यूट्यूब का स्पेस चेक कर लीजिए, वहां मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तुम लोग ये देख लो ना, ये भी अच्छा है, बिकॉज तुम्हें जेई मेन में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तो देखो, एक लूप तो ये बना, ये रेड वाला लूप दिख रहा है सबको, ये रेड वाला लूप दिख रहा है, देख ले, फायदा होगा, बिकॉज एनटीए ही कंडक्ट करा रहा है, तो मोर और लेस सेम पेपर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है आपका ये आ रहा है लूप, ठीक है, तो इसका रेड वाले का मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये डायरेक्शन क्या हो गई बच्चे, माइनस का जे कैप, और इसका सेंस निकालूं तो इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, मतलब माइनस का आई कैप। अब मैग्नीट्यूड लिखना है मेरे को, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो लिखते हैं वो आई इंटू ए लिखते हैं। तो ये वाला एरिया, ये साइड बी ए, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा बी इंटू ए माइनस का जे कैप, और ये ब्लू वाले के लिए ये बी, और ये इसके लिए भी बी इंटू ए माइनस का आई कैप, तो ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो चेक करा ले, इंटू आई, इंटू आई, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा आई बी ए माइनस का जे कैप माइनस का आई कैप। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 मेरे को सही सा दिख रहा है। कंफर्टेबल ऑप्शन नंबर 2 पे, डायरेक्शन सही हो गया, मतलब ज्यादा कुछ। ये दिस क्वेश्चन पेपर इज फॉर ऑल, सब लोग देखें, जब आप देखेंगे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों एग्जाम में मिलेंगे, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज एनटीए करा रहा है, आप लोगों के लिए ही करा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यार, देखो ये नीट मतलब वही है, सेम क्वेश्चंस हैं। एरिया, टाइम एंड मोमेंटम इज एज्यूम फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी विल बी, तो एनर्जी को लिख देंगे, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया की पावर एक्स इंटू टाइम की पावर बी, सॉरी वाई, इंटू मोमेंटम की पावर सी। एनर्जी की डायमेंशन क्या लिखते हो, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और वो दैट शुड बी इक्वल टू एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की पावर एक्स था तो एल की पावर 2x, टाइम की पावर वाई तो टी की पावर वाई, एंड मोमेंटम, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मास एल टी -1 की पावर जेड लिख लो। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एल की पावर 2x इंटू टी की पावर वाई इंटू एम की पावर जेड इंटू एल की पावर जेड इंटू टी की पावर -z। क्लियर है, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल टू एम की पावर जेड, यहाँ पे एल की पावर 2x प्लस जेड, एल की पावर 2x प्लस जेड, क्लियर है, इंटू टी की पावर -z इंटू टी की पावर -z। कंफर्टेबल है, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो बच्चे आपको मिल जाएगा z इज इक्वल टू 1, पावर 1 है, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एल की पावर में, एंड टी की पावर में, टी की पावर में ये माइनस का z था, प्लस का y भी आ जाएगा, यहाँ से -z प्लस y आ जाएगा, तो -z प्लस y इज इक्वल टू -2। अब अगर z की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दी, तो -1 प्लस y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। सिमिलरली अगर मैं x की बात करूँ तो 2x प्लस z इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 2 -1/2, तो ये हाफ आ गया, ये -1 आ गया, और ये 1 आ गया। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो x की वैल्यू हाफ आनी चाहिए, टाइम की वैल्यू -1 आना चाहिए, और z की वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, तो ये वाली पावर्स आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर 3 मेरे को दिख रहा है।
ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। फोर्थ को क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास में करा रखा है बच्चों को मैंने, ई एंड बी दे रखा है, तो हमें मालूम है ई क्रॉस बी जो होता है वो पैरेलल टू होता है सी वेक्टर। तो ई वेक्टर जो है के कैप के अलॉन्ग है और ये आई माइनस जे के अलॉन्ग है। तो सबसे पहले तो सी वेक्टर का निकालते हैं। सी वेक्टर जो आएगा वो प्रोपोर्शनैलिटी थी, पैरेलल था, तो के टाइम्स कुछ आ जाएगा। वैसे भी हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हमें के से मतलब ही नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो मैंने आई जे के, ई क्रॉस बी, ई कितना है के कैप के अलॉन्ग है, मतलब 0 0 1। समझ में आया, सिर्फ के का था तो के में 1 आया, बाकी में 0 0। और बी लिखूंगा तो 1 -1 और 0। तो सॉल्व करके आई कैप 0 इंटू 0 0, माइनस का 1 इंटू 1, तो यहां से 1 आई कैप माइनस जे कैप, दिस इंटू दिस 0, माइनस का 1 इंटू 1, माइनस का 1 इंटू 1, माइनस का 1, प्लस का के कैप टाइम्स 0 इंटू -1 0 और ये 0। तो अपने पास माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया बच्चे अपने पास आई कैप। जे कैप की बात करेंगे तो आई कैप का बात करी थी हमने, तो जो ऑप्शन आया था आई कैप का 0 इंटू 0, माइनस का -1 इंटू ये आ गया 1 कैप। अब माइनस का जे कैप इंटू 0 और 1 यहाँ पे, ठीक है। तो एक मिनट, 1 माइनस जे कैप है ना, तो 1 माइनस 1 और यहाँ पे आया 0। तो अगर मैं जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तो माइनस यहाँ पे आएगा, फिर इंटू 0 -1 इंटू 1, तो माइनस का 1, तो यहाँ पे -1 यहाँ +1 आ जाएगा। तो आई कैप प्लस जे कैप, ये तो वेक्टर आ गया, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ऑप्शन जो जाएगा इसका टेक्निकली मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जाना चाहिए, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है, आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टू कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड r respective, charge density of both sphere is same, then electric potential at center will be। चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो समझना बच्चे, अगर मैंने यहाँ पे दो कंसेंट्रिक स्फीयर बना दिए, अगर बच्चे मैंने यहाँ पे दो कंसेंट्रिक स्फीयर बना दिए, ठीक है, ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर आपको दे रखे हैं। अब आपसे बच्चे कह रखा है कि चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, तो इस पे भी सिग्मा तो इस पे भी सिग्मा, इसका चार्ज Q1 इसका चार्ज Q2। जो पोटेंशियल लिखूंगा वो क्या लिख दूंगा, सेंटर पे, इसकी वजह से के Q1 अपॉन इसकी रेडियस कितनी है R, प्लस आउटर वाले की वजह से क्या लिख दूंगा, के Q2 अपॉन इसकी रेडियस कैपिटल R। कंफर्टेबल है, यही टोटल पोटेंशियल आना है सेंटर, बस Q1 Q2 की वैल्यू पुट करनी है। क्या बच्चे, Q1 की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा, इसका सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू सिग्मा, और Q2 की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा 4 पाई, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ना, इसका रेडियस कितना, सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा। कंफर्टेबल है, अब मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो K कॉमन ले लिया, Q1 बाय R लिखूंगा, तो R से देखो ये R कटेगा और यहाँ इस R से ये वाला R कटेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 4 पाई R सिग्मा, सिग्मा R नहीं बचेगा, 4 पाई सिग्मा बाय R प्लस 4 पाई सिग्मा बाय कैपिटल R। तो जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया अपने पास K, charge q is equal to two concentric sphere if charge density of both sphere is distributed on two concentric sphere of radius r and r, if charge density of both sphere is same then the electric potential at the center will be, आपसे पूछा गया है। तो k इंटू 4 पाई सिग्मा आपने कॉमन ले लिया, 1 बाय r प्लस 1 बाय कैपिटल R, r कैंसिल नहीं होगा, के क्यू बाय आर है ना, तो यहाँ पे जब r लिखोगे Q1 की वैल्यू पुट करोगे 4 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ से ये वाला R और ये Q कैंसिल हो, ये वाला खत्म हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे,
हम्म अगर बच्चे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल लिखूंगा V इज इक्वल टू वो Q, जब ये पुट करूंगा तो R कैंसिल हो चुका है, तो K इंटू 4 पाई इंटू R सिग्मा प्लस K इंटू 4 पाई कैपिटल R सिग्मा। तो V इज इक्वल टू K इंटू 4 पाई सिग्मा कॉमन ले लिया, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब इन्होंने जो चार्ज क्वेश्चन दे रखा है, जो ऑप्शन दे रखा है वो Q के टर्म में दे रखा है, ऑन टू स्फेरिकल चार्ज। इस Q को दो स्फेरिकल दो उस पे देता है ताकि उनकी चार्ज डेंसिटी सेम रहे। तो हम क्या करेंगे, जो Q है उसकी वैल्यू लिख देंगे भाई। Q जो है वो क्या होगा, टोटल चार्ज है, तो वो 4 पाई R² इंटू सिग्मा प्लस 4 पाई कैपिटल R² इंटू सिग्मा है। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल ली, Q अपॉन 4 पाई कॉमन ले लिया, R² प्लस R²। ये Q था। ये सिग्मा आप यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा K 4 पाई, देखो ये वाला 4 पाई और ये वाला 4 पाई कट जाएगा, तो K Q सिग्मा, ठीक है, K Q हाँ, सिग्मा की जगह Q अपॉन 4 पाई पुट कर दिया तो 4 पाई कट गया, K Q अपॉन R² प्लस R² इंटू R प्लस R। इस तरीके का कोई ऑप्शन आना चाहिए, मतलब यही वाला आंसर मेरे को दिख रहा है, बस इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे R² और होगा, R² प्लस कैपिटल R²। क्लियर है? बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था। पोटेंशियल लिखा, पोटेंशियल का फंक्शन लिखा, Q1 ये होगा, Q2 ये होगा, वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा को वापस से Q के टर्म में रिप्लेस करना था, नेक्स्ट साइड पे कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कैपिलरी, कैपिलरी ऑफ रेडियस, हाँ एग्जैक्टली, कैपिलरी ऑफ रेडियस आपको दे रखा है, स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है 0.15 मिलीमीटर, इस डिप्ड इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी, आपको डेंसिटी दे रखी है लिक्विड की 667 kg पर मीटर क्यूब। इफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज, सरफेस टेंशन की वैल्यू 1/20 न्यूटन पर मीटर दे रखी है। देन फाइंड हाइट अप टू विच द लिक्विड राइसेस इन द कैपिलरी, आपको हाइट जिसमें कैपिलरी करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड कैपिलरी इज, थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप सबसे हो जाना चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। तो ये आपने ऐसा करके क्वेश्चन लिखते हैं, ये एंगल थीटा आता है कांटेक्ट एंगल आपका, तो आप लिख दोगे कि बाई 2 पाई R इंटू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई R² H, ये तो वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो जो हाइट राइज आती है, पाई से पाई काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, हाइट राइज का फॉर्मूला आता है 2t कॉस थीटा इंटू स्मॉल आर होगा, अपॉन, स्मॉल आर को भी काट दीजिए यहाँ से, अपॉन स्मॉल आर रो जी। ये हाइट का फॉर्मूला आ गया 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया दोस्तों अपने पास, हाइट का फॉर्मूला आ गया 2t कॉस थीटा अपॉन रेडियस डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। अब क्वेश्चन में चेक करो, क्वेश्चन में चेक करो, क्या भाई सरफेस टेंशन दे रखी, रेडियस दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, ये चीज तो हमें दिख गई, दे रखी है, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, ग्रेविटी दुनिया में सबको पता है, क्या थीटा दे रखा है, दे रखा है, ठीक है, क्या सरफेस टेंशन दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, बस वैल्यू पुट करनी है, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशंस है। जब आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेशंस करेंगे तो डायरेक्टली आपको आंसर ये 4 मिल जाएगा, सारी चीजें कट जाएंगी। थोड़ी सी जल्दी आगे बढ़ने के लिए मैं कैलकुलेशंस को एलिमिनेट कर रहा हूँ। बिल्कुल, तुम देख रहे हो इस लेवल का क्वेश्चन तो मतलब आ रहा है, तो आप लोगों को तो बहुत ही इजी सा पेपर आगे भी मिलने वाला है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें और पेपर आपको इजी ही मिलेगा आप लोगों को। इन अ गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट 1.02 volt is measured at 51 centimeter, find the potential gradient of the potentiometer wire is।
तो देखो भाई, ये कह रहे हैं 51 सेंटीमीटर में 51 सेंटीमीटर में 1.02 वोल्ट आ रहा है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर मैं बात कर दूं, पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 1.02 अपॉन 51, कितना आ जाएगा, 1.02 अपॉन 51। तो 1/5 किसके अप्रॉक्स में होता है, 1/5 कर दोगे तो वो 0.2 के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो 0.2 के पास 1/1.02 अपॉन 51 है, तो 1/5 क्या होता है, 0.2 के आसपास होता है अप्रॉक्सीमेटली, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो डायरेक्टली तुम 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर लिख सकते थे। सिंपल सा क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का, जिसमें कुछ भी नहीं करना था। ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम n+1 है, इसमें जस्ट अप्रोक्सीमेशन लेना है। तो देखो, किसी भी लेवल की जो एनर्जी डिफाइन करते हैं वो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इस टर्म से डिफाइन करते हैं। तो ये सब हटा दो पहले। इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जेड की वैल्यू 1 हो गई। तो हमें मालूम है एनर्जी जो है किसी भी लेवल की 1/n² आ रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी तो चाहिए हमें, तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है एच न्यू, ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एनर्जी डिफरेंस के बराबर। और एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होगा, 1/n² माइनस, यहां से कहा गई 1+n+1, 1+n+1 का स्क्वायर। किसी भी nth स्टेट से हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम n+1th टू n पे आई, तो जो एनर्जी लिबरेट होगी, जो एनर्जी लिबरेट होगी 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये n+1 का होल स्क्वायर माइनस n² अपॉन n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। कंफर्टेबल है। तो अगर मैं इसको खोल दूं तो ये n² +1 और +2n माइनस n² और यहाँ पे n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर आएगा। तो देखो ये तो कट गया। तो जो फ्रीक्वेंसी आई वो प्रोपोर्शनल आई 1+2n अपॉन n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, हल्की सी गणित थी। अब अगर n बहुत बड़ा है 1 से तो इसको इग्नोर कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में, अगर n बहुत बड़ा है इसको इग्नोर कर देंगे और इसको भी इग्नोर कर देंगे। तो डायरेक्टली हमें फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनली, अगर इसको इग्नोर कर दिया तो 2n और इसको इग्नोर कर दिया तो n² इंटू n² n⁴ काटा पीटी मचा दो, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल आ गई 1/n³ के। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देख पा रहे हैं सब लोग, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एसएचएम का बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन देखेंगे। assume that the position at x is equal to 0, no force acting on the particle at t/4। t/4 पे पार्टिकल कहाँ पे, x is equal to 0 मतलब मीन पोजीशन पे है। तो अगर कोई ऑसिलेटर, अगर कोई ऑसिलेटर एसएचएम कर रहा है तो ये उसकी x is equal to 0 पोजीशन है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। फोर्स क्या होता है, 0। एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, बिकॉज इसमें स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी नहीं होती। नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t/4, यहाँ पे t/4 मतलब x is equal to 0। अगर एक्सटेंशन 0 है मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब ये ऑप्शन तो मेरे को सही दिख रहा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, बिल्कुल 3t/4 पे भी ये कहाँ पे, x is equal to 0 पे, मीन पोजिशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये भी सही लग रहा है। एक्सेलरेशन एट t/4 इज मैक्सिमम, ना भाई एक्सेलरेशन तो 0 होगा, यहाँ पे कोई स्ट्रेच ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, तो ये गलत है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल टू t/8, t/2 t/4, और t/8 की बात करूं तो यहाँ पे आएगा बिल्कुल। t/8 हुआ क्या, t/8 मतलब 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अगर t/4 पे 90 डिग्री, 0 से t/4 में अगर ये 90 डिग्री बना ले गया तो t/8 एग्जैक्टली आधे में 45 डिग्री बनाएगा फेजर से, और 45 डिग्री पे एम्पलीट्यूड a/√2 होता है, और तभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बराबर, मतलब दिल्ली। फेजर का सिंपल से आगरा बॉम्बे दिल्ली जिसमें आ जाए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कंफर्टेबल है। अब क्लोज्ड बॉक्स कंटेन्स एन आइडियल गैस if temperature of gas is increased, if the temperature of gas increased, which mean pre path,
ठीक है। तो मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम पूछा है। सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम पे बात कर लेते हैं। तो बच्चे अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम पे बात करूं, अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम पे बात करूं, एक मिनट रुकना बेटा बस। शुरू किया जाए। तो देखो रिलैक्सेशन टाइम, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होंगे बच्चे, इंक्रीज करेंगे। और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम घटेगा। टाइम बिटवीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए तो टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स को ही अपन क्या कहते हैं, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स को ही अपन क्या कहते हैं बच्चे, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बच्चे, डिक्रीज कर गया। अब बात आता है बच्चे किस पे, मीन फ्री पाथ पे। किस पे बात आती है बच्चे, मीन फ्री पाथ पे। तो मीन फ्री का अगर पाथ का अगर बच्चे मैं लैम्डा का फॉर्मूला लिखवाऊं, तो 1/√2 टाइम्स स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पार्टिकल या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्मॉल एन क्या होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी होती थी, इनटू पाई डी स्क्वायर। डी क्या होता था, डायामीटर। डी क्या होता था, डायामीटर ऑफ, डी क्या होता था, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज डायामीटर होता था। अब देखो ये चीज तो डायमीटर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, टेम्परेचर की पावर 0 आ रही है, टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो मीन फ्री पाथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। ए और सी जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कंफर्टेबल है, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा रेयर है ये। अब इस क्वेश्चन को देख लो। सारे आपको 2 ओम दे रखे हैं, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। इससे कोई मतलब नहीं। अगर देखो कैपेसिटर फुल स्टेडी स्टेट में होगा, स्टेडी स्टेट में मतलब इसके थ्रू करंट क्या हो जाएगी, 0। तो जो अपना नया सर्किट बनेगा, स्टेडी स्टेट में जो अपना सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, समझना बच्चे। वो कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा, 10 वोल्ट्स, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। तो अब अगर इसमें देखें, ये 2 और 2 क्या है सीरीज में, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 ओम। ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम कैसे हैं बच्चे, पैरेलल में। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 4 इंटू 2/4+2, किसके बराबर आ जाएगा, 8/6। 8/6 मतलब 4/3, किसके बराबर आ जाएगा, 4/3। और ये 2 ओम वापस से क्या सीरीज में, तो टोटल सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4/3+2। कितना आ जाएगा, 4/3+2। तो 4/3+2 करोगे तो 3+2 कितना होगा, 3 × 2 6, 10/3 ओम। तो जो सर्किट से करंट जा रही होगी वो 10 अपॉन आर इक्विवेलेंट 10/3, ये कट गया, किसके बराबर आ गई, 3 एम्पियर। तो सर्किट से जो करंट निकल रही होगी वो किसके बराबर आ गई, 3 एम्पियर। तो यहां से भी जाएगी 3 एम्पियर। अब करंट डिवीजन रूल लगा दो। तो इसमें देखो अगर ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, ये डबल है, तो 1:3 के रेशियो में डिवाइड होगी। तो इसमें 1 ओम जाएगी, इसमें 2 ओम जाएगी। कंफर्टेबल है, इसमें 1 एम्पियर जाएगी और इसमें 1 ओम करे, 1 एम्पियर जाएगी, इसमें 2 एम्पियर जाएगी। अब ये 2 एम्पियर यहां से कट के कितनी जाएगी, जुड़ के 3 एम्पियर हो जाएगी। तो हमें सर्किट में अगर इसके अक्रॉस करंट मालूम है और इसके अक्रॉस करंट मालूम है, तो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं। यहाँ का अगर पोटेंशियल 0, तो ये 0, ये 10, ये 10, ये 10। अगर यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट गई और 2 एम्पियर का 2 ओम का रेजिस्टेंस था, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4।
तो ड्रॉप कितने आया 4 वोल्ट का। 4 वोल्ट का अगर ड्रॉप आ गया तो 10 माइनस आई आर, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इन दो पॉइंट जिसके अक्रॉस कैपेसिटर कनेक्टेड था, इन दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट, इसका हो गया 0 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा था वो 6 वोल्ट, आपका आंसर आ गया। मैंने शायद कुछ गलत कर दिया क्या, ये 2 है, ये 4, सॉरी सॉरी सॉरी, इनवर्स रेशियो में जाएगी ना। ओके 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 हाँ, अगर इनवर्स रेशियो में जाएगी तो इसमें करंट ज्यादा जाएगी, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो इसमें जो करंट जाएगी दोस्तों, इसमें जो करंट जाएगी वो जाएगी 2 एम्पियर, और इसमें जो करंट जाएगी वो जाएगी 1 एम्पियर। इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। तो यहाँ 10 तो माइनस आई आर करेंगे तो 2 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, 2 वोल्ट का ड्रॉप आएगा तो यहाँ 8 वोल्ट, तो यहाँ 8 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आ रहा है वो 8 वोल्ट आ रहा है। 8 वोल्ट आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। क्लियर है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके जेई मेन शिफ्ट पेपर 2 शिफ्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। टू डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 and angular velocity omega are placed coaxially, find total kinetic when they rotate with the same। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था बच्चे, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। अगर कोएक्सियली दोनों को प्लेस कर दिया तो कॉमन ओमेगा जो आएगा एंगुलर मोमेंटम का अंदर, अगर दोनों को चिपका दिया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू, अगर दोनों साथ में आ गए तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 हो जाएगा, और कोई कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। तो वो जो ओमेगा आएगी वो आएगी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। ये तो आ गया आपके पास ओमेगा। आपसे पूछा क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बच्चे केई फाइनल को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 इनटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, जो फाइनल ओमेगा आया। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। देखो I1 दे रखा है, ओमेगा 1 दे रखा है, I2 दे रखा है, ओमेगा 2 दे रखा है। I1 ओमेगा 1 लिखो, 0.1 इंटू 10 कर दोगे ये 1 आ जाएगा। ये क्वांटिटी आपके लिए कितनी हो जाएगी 1। I2 ओमेगा 0.2 इंटू 5 कर दो, 0.2 इंटू 5 कर दोगे ये भी कितना हो जाएगा 1। और I1 प्लस I2 ये 0.10, ये 0.20, तो ये आ जाएगा 0.30। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू टेक्निकली आ गई आपके पास 1 प्लस 1 2। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास टेक्निकली आ गई 2 अपॉन 0.3, दैट कम्स आउट टू बी 20/3 रेडियंस पर सेकेंड। और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू हाफ I1 प्लस I2 किसके बराबर है 0.3 इंटू 20/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, अपना पास आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू 3/10 इंटू 20 का स्क्वायर 400/9। काटा पीटी मचा दीजिए। ठीक है, सॉल्व करके आ गया 20/3 जूल। किसके बराबर आ गया 20/3 जूल। कंफर्टेबल है, ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं पार्टिकल मूविंग ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस की प्रोजेक्टेड हाइड्रोजन फ्रॉम O। तो इस क्वेश्चन में देखो एक अच्छा क्वेश्चन है कि भाई एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और mg का फोर्स इस पे इधर लगेगा, तो इसके पास दो एक्सेलरेशन आएंगे, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा ay और एक इधर आएगा ax। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा दोस्तों वो इन दोनों का a नेट ऐसा आएगा। और एक्सेलरेशन क्या है बच्चे, कांस्टेंट आया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पाथ कैसा होता है, पैराबोला। लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी वेक्टर अपना बच्चे इधर है, तो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर, जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से ही टर्न आउट लेगा। वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन इधर, तो ये डायरेक्शन इधर की तरफ खींचेगा ना। मतलब समझना, इस एक्सेलरेशन के अगर मैं दो कंपोनेंट भी कर दूं तो ये वाला कंपोनेंट, इस एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट रेड वाला इधर वाला, ये तो स्पीड को बढ़ाएगा और ये वाला क्या करेगा, डायरेक्शन को नीचे की तरफ घुमाएगा। तो पाथ नीचे की तरफ घूमता हुआ आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
देखो जैसे ही इधर फेंकोगे ये mg इसको नीचे खींचेगा तो y डिक्रीज होगा, तो y बढ़ेगा नहीं, ऑप्शन 3 नहीं जाएगा, ऑप्शन 2 जाएगा। कंफर्टेबल है? 140 परसेंटाइल मेरे ख्याल से बच्चे 97 के आसपास होने चाहिए या 95 के आसपास, मतलब 95 अबव 95% है। मैं कह रहा हूं बच्चे, एक तो mg नीचे खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले जाएगा, तो y डिक्रीज करेगा ना, पहली बात तो y डिक्रीज करेगा बिकॉज mg का फोर्स नीचे लगेगा, तो y डिक्रीज वाला ऑप्शन ही यही है सर। हाँ, तो y एक्सिस ये है और x एक्सिस ये है, तो जहां पे भी था x तो इधर है, y इधर है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा मतलब y डिक्रीज होगा। अरे हम कह रहे भैया mg नीचे लगा इस पे, इसने आगे खींचा, तो आगे तो जाएगा ही लेकिन साथ में थोड़ा नीचे भी जाएगा, तो टोटल पाथ कुछ ऐसा आएगा ना, तो यही वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। वाई कम हो रहा है, अरे यार कोई चीज ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो उसकी वाई कम होगी ना, तो वाई देखो डिक्रीज हो रही है। अब ये क्वेश्चन देखें, वाई डीएससी में लैम्डा 700 दे रहेगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस फ्रिंजेस बिटवीन ओ एंड पी इज 16। ठीक है, तो ये वाई लेंथ है, तो वाई इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे 16, ठीक है, लैम्डा 16 इंटू 700 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर लैम्डा की वैल्यू 400 कर दी, देखो वाई तो सेम रहा, इतने में कितने फ्रिंजेस आएंगे ये आपसे पूछा गया है, इज इक्वल टू एन इंटू 400 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर वाई लैम्डा चेंज कर दोगे तो एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस चेंज हो जाएंगे, अगर वाई सेम है तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो 16 इंटू 700 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू एन इंटू 400 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो भाई जीरो से जीरो कट गया, डी बाई डी से डी बाई डी कट गया, तो एन की वैल्यू आ गई 16/4 इंटू 7, तो 7 4 जा 28। कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी? बहुत लल्लू सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 28। बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन था, कितनी फ्रिंजेस आ जाएंगी? नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी 28। कंफर्टेबल है? अब क्वेश्चन बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज एट अ सेम हाइट फ्रॉम द सरफेस एंड एट अ डेप्थ h फ्रॉम द सरफेस, देन द वैल्यू ऑफ g। तो देखो भैया, हाइट पे जो g का फॉर्मूला आता है, g एट सम हाइट, हाइट पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और जी डेप्थ पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है जी का फॉर्मूला जी एम ई बाय आर ई का क्यूब इंटू आर ई प्लस एच, ये आता है, ये डेप्थ का फॉर्मूला है और ये इसका है। तो इन्हें बोला एच डेप्थ और एच हाइट पे सेम है, एच ये दोनों सेम है, दैट इज दैट इज डेथ इज, ये आपसे कह रहे हैं कि भाई ये दोनों सेम है, तो हमने कहा भैया ठीक है, अगर सेम है तो हमें क्या जा रहा है, हम तो इक्वेट कर दे रहे हैं, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का क्यूब इंटू आर ई प्लस एच, बस इक्वेट कर देना है। देखो कटा पीटी शुरू हो गई, ठीक है, तो अब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट पेज ले लेना, हाँ, 1 अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर ई प्लस एच। बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आर ई प्लस एच ये इधर ले लिया का होल क्यूब, आर ई प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू आर ई, ठीक है। हाँ 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 हाँ, सॉरी, माइनस एच होता है, सॉरी 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 सॉरी, ये जो फॉर्मूला होता है डेप्थ का, यहाँ पे आता है माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो आर ई माइनस एच कर देंगे, तो भाई यहाँ से टिनिंग 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 रिजॉल्व कर दीजिए, और यहाँ से तो 1 अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई क्यूब, तो यहाँ से आर ई क्यूब इज इक्वल टू
आर ई माइनस एच इंटू आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। वही सेम है भाई, डी की जगह एच पुट कर दिया है, यही फॉर्मूला बताया, सॉल्व करके देखना। अब अगर इसको खोलेंगे तो आर ई माइनस एच इंटू यहाँ से आ जाएगा आर ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर ई इंटू एच। ठीक है, अब इसको और मल्टीप्लाई कर दें तो आर ई का क्यूब, आर ई का क्यूब, ठीक है, और यहाँ से आर ई का क्यूब प्लस एच स्क्वायर टाइम्स आर ई प्लस 2 टाइम्स आर ई स्क्वायर एच माइनस एच टाइम्स आर ई स्क्वायर माइनस का एच क्यूब माइनस 2 आर ई टाइम्स एच ई स्क्वायर। तो देखो बच्चे, अगर मैं काटा पीटी मचाऊं और यहाँ पे आर ई क्यूब था तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। अभी तो मैंने आर ई के 3 टर्म्स और फिर एच के टर्म्स, माइनस एच टाइम्स आर ई स्क्वायर और एच स्क्वायर आर ई और 2 आर ई स्क्वायर एच, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो पूरे को सॉल्व करेंगे, आर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। मैं वापस बना दे रहा हूँ सिंपल सी क्वाड्रेटिक, 2 टाइम्स आर ई स्क्वायर एच प्लस का एच स्क्वायर आर ई माइनस का एच इंटू आर ई स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स आर ई इंटू एच माइनस का एच की। बस इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म हो गया। अब आर ई स्क्वायर अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो 2h माइनस एच कितना बचेगा, h प्लस आर ई वाले टर्म की बात करूं एच आर स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस का एच स्क्वायर, इन दोनों को अगर माइनस कर दो माइनस का एच स्क्वायर आर ई, कंफर्टेबल है, माइनस का एच क्यूब इक्वेट टू 0। तो यहां से बच्चे अगर मैंने एच को क्वाड्रेटिक बनाई और एच को हटा दिया, ये हट गया, ये हट गया, यहाँ पे बचा 2, तो आर ई स्क्वायर माइनस टाइम्स एच इंटू आर ई माइनस का एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आर ई में क्वाड्रेटिक है, इसका सीधाचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सीधाचार्य फॉर्मूला माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से h माइनस एच पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट ओवर बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी कितना एच स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए। कंफर्टेबल है, सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी की वैल्यू माइनस का एच स्क्वायर था, तो यहाँ से आ जाएगा वो आपका माइनस माइनस प्लस, तो h प्लस माइनस रूट ओवर 5h स्क्वायर अपॉन 2, तो ऑप्शन मैच करा लेंगे। तो अच्छा, हाइट में पूछा है, हमने r में क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दी, मैंने r में कर दी, तुम h में कर देना, सेम आएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा √5 वाला। कंफर्टेबल है? हाँ हाँ वही, सॉरी मैंने गलत कर दिया, आप तुम लोग कर लेना। गलत भी क्या कर दिया, मेरे को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से चीज़ों को थोड़ा, ओहो, अगर मैं इसको वापस से अरेंज करूं, हमसे हाइट पूछी थी तो हाइट में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, एच स्क्वायर आर ई प्लस 2 टाइम्स आर ई स्क्वायर एच माइनस एच टाइम्स आर ई स्क्वायर माइनस एच क्यूब माइनस 2 टाइम्स आर ई एच का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर में अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाऊं तो ये टर्म और ये टर्म देखो एच स्क्वायर के टर्म है, तो यहां से आएगा माइनस का आर ई टाइम्स एच स्क्वायर, ये एच और एच वाले टर्म है, तो यहां से आएगा प्लस का आर ई स्क्वायर, 2 खत्म हो जाएगा, आर ई स्क्वायर 2 आर ई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे, आर ई स्क्वायर टाइम्स एच माइनस एच क्यूब इक्वेट टू 0। तो अगर मैं एच में क्वाड्रेटिक बनाने का चाह रहा हूं, एच में ये एग्जैक्टली ये क्यूबिक बन गई, तो पहले मैंने एक एच कॉमन ले लिया,
तो h अगर कॉमन ले लूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो माइनस का एच स्क्वायर प्लस का आर ई स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा माइनस का आर ई इंटू एच इज इक्वल टू 0। तो अगर माइनस कॉमन ले लूं तो एच स्क्वायर प्लस का आर ई इंटू एच माइनस का आर ई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन चाहिए। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा उससे आपका आंसर आएगा। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन नंबर 16 आता है। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, वही सीधा फॉर्मूला लगना है तो आर की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। कंफर्टेबल है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माइनस का बी माइनस का आर ई प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर आर ई स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है आर ई माइनस का आर ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का आर ई प्लस माइनस रूट ओवर 5 टाइम्स आर ई स्क्वायर अपॉन ए कितना है 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा रूट 5 आर माइनस आर बाय 2। तो और कॉमन ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा रूट 5 आर बाय 2 माइनस 1। कैलकुलेटिव है थोड़ा। हाँ एक मिनट मेरे को चेक करने दो। एच स्क्वायर प्लस आर ई इंटू एच माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर, तो माइनस का बी करेंगे तो माइनस का आर ई आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आर ई स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस का स्क्वायर, तो अपॉन 2 कर देंगे। तो हाँ आर कॉमन ले लिया, रूट 5 माइनस 1 बाय 2, ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो टेक्निकली आंसर ये नहीं, ये जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर यही डेटा है तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ए ही सही है। ठीक है, वेरी गुड। अब एफिशिएंसी की बात करें। देखो इसमें बच्चा डेटा बहुत क्लियर नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि Q2 की वैल्यू नेगेटिव है, कुछ कह रहे थे पॉजिटिव, तो मैं नेगेटिव लेके सॉल्व कर देता हूँ। एफिशिएंसी की बात अगर मैं बात करूँ, एफिशिएंसी की बात करूँ तो वर्क डन अपॉन क्यू सप्लाइड मतलब क्यू की वो वैल्यू जो पॉजिटिव थी। अगर साइक्लिक प्रोसेस है, कोई पीवी साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसमें अगर तुम्हें नेट हीट कोई दे रखी है तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गई तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्यू सप्लाइड किसके बराबर हो जाएगा, टोटल जो हीट होगी वो वर्क के बराबर हो जाएगा। तो जो टोटल वर्क लिखूंगा वो 1915 माइनस का 40, अगर ये नेगेटिव ले ली, प्लस का 125। कई बच्चों ने माइनस बताया तो बाद में मैंने इसको माइनस मान के ही सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस का Q4 अपॉन क्यू सप्लाइड, क्यू की वो वैल्यू जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 1915 दिख रहा है और 125 दिख रहा है। तो 1915 प्लस 125 और एफिशिएंसी 50% मतलब 1/2। तो 1915 प्लस 25 करोगे तो 1940 2040, तो ये 1020 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1915 प्लस 125 2040 माइनस 40 कर दोगे तो 2000 प्लस Q4 आ गया। तो यहां से Q4 जो आ गया, यहां से Q4 सॉल्व करके आ गया बच्चे आपका माइनस का 980। उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। अगर पॉजिटिव होता तो कोई फिगर ही नहीं मैच कर रहा था, इसलिए फिर मैंने पॉजिटिव वाली चीज हटा दी। हो सकता है ऑप्शन भी अलग अलग दे रखे हो, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी। नेगेटिव में वैल्यू आनी थी तो माइनस का 980 आ गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने भी करा दिया। अब 17th क्वेश्चन में मैं, अच्छा ये फिगर कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ये एक ऐसा है, ये एक और गेट है और इसके आगे लगा है, मतलब ये नॉर है। आपसे आउटपुट बोला गया है, तो भाई आउटपुट के लिए यहाँ ए आएगा, यहाँ तुमने बी दिया, तो ये वापस से बी हो गया। तो ये नैंड गेट है तो ए डॉट बी का होल बार मिलेगा यहाँ। ये नॉर गेट है तो ये क्या करेगा बच्चे, तुम्हें ये ए आया ये बी आया, ए प्लस बी का होल बार दे देगा। अब यहाँ पे ये वापस से नैंड एंड है तो ये क्या करेगा, ए डॉट बी का बार इनटू कर देगा ए प्लस बी का होल बार। बुलियन अलजेब्रा का सिंपल सा सवाल है। यहां पहुंचेगा ए डॉट बी का होल बार,
यहाँ क्या पहुंचेगा, ए डॉट बी का होल बार, यही वाली चीज यहाँ पहुंच गई। फिर लगा है नॉर गेट। नॉर क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा। तो मैं इसका आउटपुट लिख रहा हूँ, नॉर का आउटपुट लिख रहा हूँ, ए डॉट बी होल बार डॉट ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। और प्लस हो रहा है इसमें ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार प्लस हो रहा है, और फिर यहाँ पे नॉट और लगा है तो होल बार। ये टोटल आउटपुट आपको एक्स मिल जाएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन होता है। तो ए डॉट बी बार इंटू ए प्लस बी का होल बार पे बार, मल्टीप्लाई कर लो ए डॉट बी बार बार। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी हो जाएगा। फर्दर और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं इसको आपके लिए, ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन यहां से कर देता हूं। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी बार बार प्लस ए प्लस बी बार बार प्लस ए इंटू बी। तो x की वैल्यू आ गई ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी से कोई मतलब नहीं है, इग्नोर कर दो, प्लस ए प्लस बी, ए डॉट बी प्लस ए प्लस बी, ये ऑप्शन आ गया। इसके हिसाब से ए और बी की वैल्यू ये पुट करेंगे इनपुट्स की, और ट्रुथ टेबल देख लेंगे क्या आता है। जो भी होगा वो आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी मतलब 0 0 पे तो ए प्लस 0 ही हो जाएगा, 0 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 0 1 पे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये ट्रुथ टेबल है। इस पे आउटपुट 0 0 पे तो 0 मिल गया। अगर मैं 0 1 पुट करता हूँ तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 मिल रहा है। 1 0 पुट करता हूँ तो ये टर्म तो 0, ये वाला वापस से 1 मिल गया, और 1 1 पे 1 मिल गया। तो 0 ट्रिपल 1 जैसा कुछ मिल रहा है। कुछ टर्म हम छूट गए क्या? नहीं, 1 मोर ए बी से कोई नहीं है, ए बी प्लस ए बी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी सॉल्व दिस अगेन। मैं एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ। ये ए, ये बी, ये आपको मिल जाएगा ए डॉट बी का होल बार, और ये आपका ए था, तो ये मिल जाएगा आपको ए प्लस बी का होल बार। तो यहां से बात करें तो ए डॉट बी का बार मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी का होल बार। और अगर यहां तक मतलब बच्चों के हिसाब से अगर ये ठीक है और ये नॉर गेट ही है, तो इसको सॉल्व करने का ए डॉट बी का होल बार है। यहाँ जो आउटपुट मिलेगा हमें, यहाँ जो हमको आउटपुट मिलेगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार, यहाँ से आया। इसमें एडिशन होगा इसका ए डॉट बी का होल बार मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। और ये ऐड हो गए और इस पे पूरे पे जाएगा एक बार। तो मैंने बोला कि ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन का रूल लगाते हैं। तो ब्रेक द बार, अगर मैं बार को यहां से तोड़ दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी बार बार मल्टीप्लाइड बाय, ये प्लस था तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ शायद मैंने गलती कर दी थी, ए डॉट बी इंटू ए प्लस बी का बार, और इस पे आ गया होल बार। तो बार बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, इसको वापस से मैं सिंप्लीफाई कर दूं फर्दर, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी बार बार खत्म हो गया मल्टीप्लाइड में। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो अगर इसको वापस से ब्रेक द बार करें तो ए डॉट बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस आ जाएगा ए प्लस बी, ये मल्टीप्लीकेशन में। अब वैल्यू पुट कर लो भाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट देख लो इसका कितना आ रहा है। ये इनपुट था और ये आउटपुट है। तो देखो ए की वैल्यू 0 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा। जब आप इसको 0 1 पुट करोगे तब भी ये 0 रहेगा, जब 1 0 पुट करोगे तब भी ये 0 पड़ेगा, जब 1 1 पुट करोगे तो यहाँ पे एक 1 आएगा, ठीक है। और
ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, 1 1 पे ही 1 आएगा और 1 1 पे ही फिर 1 आना चाहिए इसमें। तो मेरे ख्याल से आंसर ये होना चाहिए, मेमोरी बेस्ड है तो इसके हिसाब से ये आना चाहिए। मैंने सही किया, एक बार फर्दर चेक कर ले रहा हूँ। ए डॉट बी का होल बार आएगा और फिर यहाँ पे ए प्लस बी बार आएगा, ए डॉट बी और डॉट कर लेंगे ए प्लस बी का बार के साथ और वो वहां जाएगा तो इन दोनों आउटपुट का प्लस होगा। अगर यहाँ पे ये नॉर गेट है तो होल पे बार आ जाएगा, मल्टी ब्रेक द बार करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा बार बार, इनटू ये कर देंगे तो यहाँ पे जब करूंगा तो ये ब्रेक द बार करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए प्लस बी। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में जब इसका आउटपुट 1 आएगा तभी आंसर 1 आना चाहिए। हो सकता है यहाँ नॉर ना हो, यहाँ नॉर ना हो तो आंसर रिवर्स हो जाएगा 1110, उस केस में आंसर 2। अगर यहाँ पे नॉट की जगह और हुआ सिर्फ तो उस केस में ऑप्शन 2 हो जाएगा, वरना कुछ और ऑप्शन होगा। ठीक है, हाँ एक्चुअली मेमोरी बेस्ड है ना, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन इज मेमोरी बेस्ड तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बच्चों से भी डेटा ऊपर नीचे हो सकता है। देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इज 100 ओम and phase difference between source voltage and the source current is 45 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री है मतलब Z यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक्सएल R और एक्सएल एग्जैक्टली बराबर होंगे तभी होगा, एक्सएल इज इक्वल टू R होगा तभी 45 डिग्री आएगा Z। मतलब इनका स्क्वायर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट ये अपना Z के बराबर होगा। इम्पिडेंस Z की वैल्यू 100 दे रखी है तो √2R इज इक्वल टू Z दे रखा है तो R की वैल्यू आ गई 100/√2। 100/√2 का मतलब 50√2 और यही एक्सएल होगा, मतलब एक्सएल की वैल्यू 50√2 हो गई। आपसे पूछा है इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल इज इक्वल टू 50√2। तो एल की वैल्यू आ गई 50√2 अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या लिखते हैं 2πf, एफ कितना है 1000, काटा पीटी मचा दो तो कितना आ जाएगा 20। अरे बेटा आर और जेड बराबर दे रखे हैं, आर और जेड, आर जेड 45 डिग्री पे दे रखा है मतलब आर और एक्सएल बराबर है, आर और एक्सएल बराबर है तो आर की वैल्यू 50√2 आ गई तो एक्सएल की वैल्यू भी 50√2 आ गई। एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 50√2 अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है 2πf, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, सोर्स फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज दे रखी है तो 50 से काट दो भाई, 0 से 0 कट गया, 50 से 2 गया 20 आ गया तो ये आ गया आपके पास √2 अपॉन 40π। तो 1/40 को आप 25 लिख सकते हो तो 25/√2 मिली हेनरी, ये भी ऑप्शन से दिख रहा है। 1/40 दिख रहा है ना, 1/4 को क्या लिखते हो 0.25 लिखते हो, एक और जीरो आ गया 1/40 था तो 0.025 लिख दोगे इंटू √2/π लिख दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से तो यहाँ पे 25 आ जाएगा तो यहाँ 10⁻³ √2/π तो 25√2 मिली/π मिली एम्पियर। ठीक है, मिली में पूछा एग्जैक्टली। अब ये क्वेश्चन एक टिपिकल सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, ये टिपिकल सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। स्क्वायर ऑफ साइड a/2 इज रिमूव फ्रॉम द डिस्क। तो देखो बच्चे अगर मैं इसका डायग्राम वापस से बना दूं, अगर इसका डायग्राम मैं वापस से अच्छा सा सुंदर सा बना दूं तो हाँ, अगर बच्चे मैं इसका वापस से सुंदर सा एक डायग्राम बना दूं तो देखिए ये एक स्क्वायर है और ये अपनी एक लाइन खींच गई, ये अपनी बच्चे दूसरी लाइन खींच गई और यहाँ पे इन्होंने क्या किया एक स्क्वायर बना दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये a/2 दे रखा है और ये डिस्टेंस भी बच्चे a/2 दे रखी है। तो बच्चे देखो हम क्या मानेंगे कि भाई ये कंप्लीट डिस्क है एक और यहाँ पे नेगेटिव डेंसिटी का एक स्क्वायर रख दिया तो नेगेटिव डेंसिटी प्लस पॉजिटिव डेंसिटी यहाँ पे 0 बना देगी, मतलब एक तरह की कैविटी होगा, इसी तरीके से सीखा था। तो जो डेंसिटी डिफाइन करूंगा वो मास अपॉन एरिया। सर्किल का रेडियस कितना है अपने पास, स्क्वायर ऑफ साइड इज रिमूव फ्रॉम हैविंग अ रेडियस a अपॉन πa स्क्वायर। तो जो इसका मास आया स्मॉल m
वो आएगा m अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू, इसकी साइड कितनी है a बाई टू की, तो a बाई टू का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो जो मास ऑफ स्मॉलर सर्किल आ गया वो m अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। मास अगर ये नेगेटिव डेंसिटी थी तो नेगेटिव मास आया माइनस का m अपॉन 4 पाई, माइनस का m अपॉन 4 पाई। कंफर्टेबल है। मास अपॉन वॉल्यूम नहीं करेंगे बिकॉज डिस्क है, स्क्वायर ऑफ साइड फ्रॉम डिस्क। अगर ये वो दे रखा होता बच्चे आपको क्यूब या फिर स्फीयर दे रखा होता और क्यूब निकाल रहे होते तो मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं। यहाँ पे डिस्क दे रखा है इसलिए मास अपॉन एरिया करेंगे। अब देखो इस पूरे का रेड वाला जो डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे होगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। ये कोऑर्डिनेट्स क्या, ये डिस्टेंस a बाय 4 हो जाएगी आधी, a बाय 2 साइड है तो इसका आधा a बाय 4 होगा। तो ये यहां से ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो a बाय 2 प्लस a बाय 4 हो जाएंगे, मतलब 3a बाय 4 हो जाएंगे। तो लिख देता हूं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आता है बच्चे, XCM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही लिखते हैं। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। मास अगर इसका बात करें कुछ भी हो, लेकिन सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 इंटू 0। इसका मास नेगेटिव है माइनस का m अपॉन 4 पाई इंटू इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3a बाय 4 अपॉन टोटल मास करेंगे तो m माइनस m अपॉन 4 पाई। कंफर्टेबल है। तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आया वो माइनस का 3a बाय 4 इंटू एम, और यहां से m कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन 4 पाई। m से m कट गया तो ये आ जाएगा 3a बाय 4 इंटू 4 पाई माइनस 1 अपॉन 4 पाई। तो 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया माइनस का 3a पाई अपॉन 4 पाई माइनस 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैच करा लें। तो ऑप्शन जो मैच करेंगे, मास पर यूनिट एरिया निकालना था। एक मिनट, मैंने मास पर यूनिट एरिया निकाला तो सिग्मा पाई ए स्क्वायर लिख दिया। तो और इसका एरिया लिखूंगा डिस्क का, तो a बाई 2 से स्क्वायर कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस m पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस का m अपॉन 4 पाई आ गया। ठीक है। अब इसके सेंटर ऑफ मास का ये a बाई 2 और ये बाय 4, तो a बाई 2 प्लस a बाई 4 कर देते हैं बच्चे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। और यहाँ से करेंगे तो 3a बाय 4, ये भी बिल्कुल सही लिखा है मैंने, तो 3a बाय 4। ठीक है। इंटू 0, m1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन m माई प्लस m2, तो इसका टोटल मास तो m था और इसका माइनस m अपॉन 4 पाई। तो अब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से 3a बाय 4 और यहाँ पे 3a बाय 4 m बाय 4 इंटू 4। तो यहाँ से अगर बच्चे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का m कट गया, यहाँ पे 16 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a बाई 16m, m से m काट दिया और यहाँ से 4 पाई माइनस 1 अपॉन 4 पाई, तो माइनस का 3a बाई 16 इंटू 4 पाई माइनस 1 अपॉन 4 पाई, यहाँ से काट देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 4 से काट देंगे 4 बचेगा। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3a पाई अपॉन 4 इंटू 4 पाई माइनस 1। मैच करा लेंगे, एक्चुअली मेमोरी बेस्ड है तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, तरीका यही है। ठीक है। A particle is projected with velocity v from O, makes 10 revolutions before coming out. 10 रिवोल्यूशन मतलब जो इसने टाइम पीरियड एक रिवोल्यूशन का होगा वो 2 पाई m अपॉन क्यू भी होगा। तो जो टोटल टाइम लगा वो 10 टाइम्स कैपिटल टी लगा। फाइंड L पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो U cos 60 डिग्री, U cos 60 दिख रहा है, पास चार्ज +2 है और मास m है। तो अगर 10 रिवोल्यूशंस ले रहा है तो जो टाइम लगेगा वो L अपॉन U cos 60 होगा, और ये टाइम 10t के बराबर है।
तो एल अपॉन यू कॉस 60 कितना होता है हाफ, मस्ट बी इक्वल टू, देखो v पैरेलल तो सीधा जाएगा और u जो होगा ये इसको घुमाएगा, तो ये 10 टाइम्स टोटल टाइम पीरियड के टोटल टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई m अपॉन क्यू, क्यू कितना है प्लस का 2 लिख रखा है इन्होंने 2q, या फिर इसका चार्ज q रखते हैं, ठीक है, और इंटू बी 2 पाई m अपॉन क्यू भी लिखते हैं। यहां से L की वैल्यू जो आ गई ये ऊपर चला जाएगा, यहां से L की वैल्यू जो आ जाएगी 2 से 2 कट जाएगा, 10 पाई m इंटू यू बाय क्यू बी, कंफर्टेबल है। तो जो भी ऑप्शन मैच कर जाए, मतलब सॉल्व करने का तरीका यही है, इसके बाद कुछ और कुछ है नहीं, मतलब सिंपल सा है। ये +2 क्या दे रखा है, +2 क्यू है कि क्या है, तो उस पर डिपेंड करेगा क्या चीजें हैं, मास है, क्या दे रखा है, बट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है, ठीक है। कुछ नहीं, 10 रिवोल्यूशंस 10 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या लिखते हैं 2 पाई m अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू L अपॉन यू cos 60, उसके बेसिस पे इसको सॉल्व कर दिया। अब दे रखा है यंग्स मॉडुलस ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L 1 मीटर एंड डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर, डेंसिटी आपको दे रखी है 900 kg पर मीटर क्यूब, और यंग्स मॉडुलस ऑफ लेंथ एंड डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द मिनिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग इफ स्ट्रेन इज, स्ट्रेन मतलब क्या होता है डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल की बाय एल की वैल्यू 4.9 इंटू 10 टू द पावर -4 है। अब देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके बराबर 1/2L अंडर रूट टी बाय म्यू होगी, टेंशन निकालनी है तो टेंशन पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स डेल्टा एल बाय एल लिखते हैं, डेल्टा एल बाय एल दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, कंफर्टेबल है। तो मैं टेंशन लिखूंगा वो a इंटू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा, पुट कर दिया तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी की वैल्यू a इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल, और म्यू क्या लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ, तो m बाय एल ऊपर चला गया तो ये क्या पड़ गया वॉल्यूम, और ये मास, तो ये क्या आ गया, अगर ये टर्म को नीचे ले लूं तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी लिखा है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आ गया अंडर रूट 2 वाई टाइम्स डेल्टा एल बाय एल अपॉन रो। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, ये रखी, तुम्हें एल दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सॉल्व करके शायद इसकी वैल्यू 35 हर्ट्ज आ जाती है। आई होप सब लोग कंफर्टेबल है। तो दीज आर 23 क्वेश्चंस जो हमारे पास है, 21 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दी। लेट मी हैव माय चार्जर। अब आपसे बोला है कि भाई ये √3 है तो ये एंगल इमरजेंट, ये एंगल थीटा बताना है क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, जो मेमोरी बेस्ड बच्चों से पता चला है। हमने कहा ठीक भाई, सबसे पहले हम इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो यहाँ अगर बच्चे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो म्यू ऑफ एयर कितना है 1 इंटू साइन 60 इसी का, इसका म्यू कितना है √3 इंटू साइन ऑफ, ये एंगल मैंने बोल दिया लेट से आर, साइन ऑफ आर, स्नेल्स लॉ में सब लोग कंफर्टेबल है। साइन 60 √3/2 होता है, तो √3/2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स साइन आर, √3 रूट कर गया हाफ आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अगर बच्चे ये 30 डिग्री आ गया तो ये रेडियस, ये भी रेडियस आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी से ये भी आर आ जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ पे अगर बच्चे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो म्यू कितना है √3 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू म्यू बाहर का क्या है 1 इंटू, मैं ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करता हूँ नॉर्मल से, इंटू साइन ऑफ आर डैश, इसको बोल दिया आर डैश, तो √3 साइन 30 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर डैश।
आर डैश की वैल्यू यहाँ से आ गई मतलब 60 डिग्री। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये भी 30 डिग्री। तो समझो ये थीटा निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं क्या, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल एंगल 2r प्लस थीटा प्लस आर डैश, इसकी वैल्यू 180 होनी चाहिए। 2r कितना हो गया बच्चे, r कितना आया था 30 डिग्री, तो 2 इंटू आर 60 प्लस थीटा प्लस आर डैश प्लस आर डैश की बात करें तो वो भी किसके बराबर है, 60 के बराबर आया, तो ये 180। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। एक बार मैं वापस से चेक कर ले रहा हूँ, ये एंगल 30 डिग्री आएगा, √3 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ आर डैश। सॉरी, सिर्फ इतना सा एंगल काउंट करेंगे, ये वाला नहीं जाएगा, तो 2r नहीं, ये r आएगा। तो 30 प्लस थीटा प्लस 60, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर, थीटा की आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। कंफर्टेबल है? ये जो है ना, ये देखो बच्चे मैं इरेजर लेता हूँ, हमें यहाँ से यहाँ तक का एंगल चाहिए। हमें ये एंगल की बात करें तो ये जो एंगल है ना, ये पूरा जो रेड कलर से मार्क किया, ये 180 होना चाहिए। तो ये एंगल कितना है, r, फिर ये एंगल थीटा प्लस ये एंगल 60, तो r प्लस थीटा प्लस r डैश 180। r डैश की वैल्यू 60 निकाली और r की वैल्यू 30 निकाली, हमने अभी पुट कर दी, थीटा की वैल्यू आ गई 90। अब ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो शिफ्ट 1 में भी आया था, इसी तरीके का क्वेश्चन ये वापस से, कैपेसिटर्स है 20 माइक्रोफेरेड, चार्ज अप टू 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट से जब इसको चार्ज करोगे, 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 50 वोल्ट से बच्चों आपने चार्ज किया, तो जो इस पे Q आ जाएगा वो CV आ जाएगा। तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वोल्टेज की बात करेंगे तो 50, तो 50 इंटू 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1000 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर -3, ठीक है, 10 टू द पावर -3 कूलम, या फिर इसको लिख सकते हैं 1000 माइक्रो कूलम। कंफर्टेबल? 20 इंटू 50 इंटू 10 टू -6, तो 50 इंटू 20 कर देंगे, 10 टू -6 था ना, तो 20 इंटू 50, हाँ ठीक है, 1000 माइक्रो कूलम। नाउ दिस चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड अदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इफ द कॉमन पोटेंशियल, अगर इसको किसी दूसरे उससे कनेक्ट कर दिया कैपेसिटेंस से, तो जब कॉमन पोटेंशियल अगर 25 है, कॉमन पोटेंशियल 20 वोल्ट दे रखा है, तो हमसे पूछा गया, तो इसका कैपेसिटेंस तो 20 माइक्रोफेरेड पता है और चार्ज 1000 था, लेकिन आफ्टर द कनेक्शन मैंने मान लिया, आफ्टर द कनेक्शन इस पे चार्ज x आ गया, तो इस पे q माइनस x आ गया होगा। कॉमन पोटेंशियल की बात कर लें तो इस पे जो कॉमन पोटेंशियल 25 दे ही रखा है, सॉरी कॉमन पोटेंशियल 20 दे ही रखा है, कॉमन v इज इक्वल टू q बाई सी लिखते हैं, v इज इक्वल टू q बाय सी लिखते हैं। तो अगर बच्चे में v इज इक्वल टू q बाय सी, इसके लिए v अगर मेरे को 20 दे रखा है, तो जो इस पे चार्ज आया होगा, इसका चार्ज कितना x इज इक्वल टू q बाई सी, तो यहां से आपको लिख देंगे v, पोटेंशियल की वैल्यू b, चार्ज जो आया है वो x, और यहाँ पे जो कैपेसिटर दे रखा है वो 20 दे रखा है, तो जो x आ गया वो 20 इंटू 20, 400 माइक्रो कूलम आ गया। 400 इस पे आ गया, टोटल 1000 था, तो बच्चों इस पे कितना बचा होगा, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, नीचे वाला कैपेसिटर जिस पे चार्ज कितना था, Q माइनस एक्स। तो अगर Q 1000 था और ये 400 आ गया, तो ये किसके बराबर आ गया होगा, 600 माइक्रो कूलम। कंफर्टेबल है? और इसकी कैपेसिटेंस C हमें पूछी है, लेकिन इसके अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल हमें दे रखा है 20 वोल्ट, हमने लिख दिया 20 वोल्ट, तो C इज इक्वल टू Q बाई V लिखते हैं। तो C, Q कितना आया 600, V कितना है 20, माइक्रो कूलम था, 0 से 0 कट गया, यहाँ आ गया 30, तो C की वैल्यू आ गई 30 माइक्रो फेरेड, तो इसका आंसर आ गया 30 माइक्रो फेरेड, अगर माइक्रो फेरेड में आंसर पूछा था तो दिस वाज, ये मेरे पास 23 क्वेश्चन आए थे अपने नीट सॉरी जेई मेन के पेपर शिफ्ट 2 के। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने दिया है वो 2 सितंबर शिफ्ट 2 का दिया है, ठीक है। तो आप सब लोग क्या कहते हैं,
इसी तरह ट्यून्ड रहे, मैं हर पेपर के सॉल्यूशन आप लोग को देता रहूंगा और इसी तरीके से डिटेल एनालिसिस करता रहूंगा। बच्चों, मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE और अमन, मेरा नाम है अमन, अमन लाइव लगा के अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें और 10% का डिस्काउंट लें। अगर बच्चे आप जेई 2021 और 2022 को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज और ये काम 10th ऑफ सितंबर से पहले कर ले, 10th सितंबर से पहले कर लें, बिकॉज 10th सितंबर को फीस जो हो जाएंगी हाइक हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है एग्जिस्टिंग फीस से। अभी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये जो आपको फीस है टोटल, वो जो टोटल फीस पड़ेगी वो आपको सिर्फ कितनी पड़ेगी, IIT जेई की 12 मंथ की मेरा डिस्काउंट कोड अमन लाइव लगाने के बाद 27,000 की पड़ेगी। 10 सितंबर के बाद ये शायद मेरे पास से एग्जैक्टली मेरे को नहीं, लेकिन 40,000 के आसपास ये जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी 10 सितंबर से पहले पहले जो भी एस्पिरेंट है कर ले, बिकॉज इंडिया की जो बेस्ट टीम है वो यहाँ पे। और ये पेपर ठीक ठाक था, थोड़ी कैलकुलेटिव कहीं कहीं था, तो ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल मीडियम, इजी टू मीडियम में ही था, बट थोड़ा लेंदी जरूर था कैलकुलेशन पार्ट पे। तो इट्स ओके, इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। नोट्स को अगर फॉलो कर लेंगे तो आप लोग से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।